दोस्तों, एक महिला रोजाना अपने पति के साथ कार में बैठकर ऑफिस जाया करती थी। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल या लाल बत्ती पर रुकते समय कुछ भीख मांगने वाले उनकी कार के पास आ जाते थे। उनमें से एक लड़का बेहद मासूम और प्यारा था। कभी वह गुब्बारे बेचता, कभी पेन, तो कभी गुलाब का फूल। वह महिला की गाड़ी के पास आकर अपनी मासूमियत से उसका ध्यान खींच लेता था। उसकी बातों और मासूम चेहरे ने उस महिला का दिल जीत लिया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने महिला की जिंदगी बदल दी। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और महिला को पता चला कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका ही बेटा था। वही बेटा जिसे उसने मजबूरी में जन्म के बाद छोड़ दिया था। 8 सालों तक वह बच्चा सड़कों पर भटकता रहा और भीख मांगने को मजबूर हो गया। सोचिए, आखिर वह कैसी मजबूरी थी जिसने एक माँ को अपने बच्चे से अलग कर दिया। और जब यह सच्चाई उसके पति को पता चलती है तो फिर उनकी जिंदगी किस मोड़ पर पहुंचती है। यह एक माँ और बेटे के रिश्ते की भावनात्मक कहानी है। यह कहानी दिल्ली के एक परिवार की है। पति का नाम शेखर था और पत्नी का नाम सीमा। वे बदरपुर बॉर्डर के पास रहते थे और रोजाना अपनी कार से ऑफिस जाया करते थे। रास्ते में एक छोटा लड़का अक्सर दिखाई देता था जो गुब्बारे बेचता था। सीमा को वह लड़का देखते ही मुस्कान आ जाती थी। एक बार उसने मजाक में कहा, मैं गुब्बारे का क्या करूंगी? लड़का मासूमियत से जवाब देता, आंटी, इसे अपने प्यारे बच्चे को दे देना। सीमा हंसते हुए कहती, जब तक मेरा बच्चा होगा तब तक तुम्हारा गुब्बारा फूट जाएगा। लड़का जवाब देता, आंटी, अगर आप मेरा गुब्बारा नहीं छोड़ेंगी तो वह कभी नहीं फूटेगा। इस तरह सीमा और उस लड़के के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। वह अक्सर उससे कुछ खरीद लेती और बदले में 150 रुपये उसे चुपचाप दे देती। एक दिन जब सीमा की गाड़ी रेड लाइट पर रुकी तो उसने लड़के को नहीं देखा। वह बेचैन हो गई और चाहने लगी कि काश उसकी गाड़ी वहीं रुकी रहती और वह उससे बात कर पाती। जैसे ही गाड़ी रुकती है, सीमा विवेक को वहां नहीं देखती। बेचैनी से उसकी नजरें इधर उधर उसे ढूंढने लगती हैं। तभी कुछ बच्चे दौड़कर उसके पास आते हैं। वे जानते थे कि सीमा विवेक को कितना पसंद करती है। उनमें से एक लड़का कहता है, मैडम, आप विवेक को ढूंढ रही हैं? विवेक का तो एक्सीडेंट हो गया। सीमा का दिल यह सुनकर धक से रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह परेशान होकर पूछती है, क्या कह रहे हो? कैसे हुआ एक्सीडेंट? बच्चे जवाब देते हैं, जैसे ही वह घर से निकला करीब 200 मीटर दूर एक कार ने उसे टक्कर मार दी और फिर वह गाड़ी वाला वहां से भाग गया। सीमा घबराकर पूछती है, अब उसकी हालत कैसी है? बच्चे कहते हैं, आंटी, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका सिर बुरी तरह फट गया था। शायद बचने की उम्मीद नहीं है। सीमा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। वह बच्चों से कहती है, क्या तुम लोग मुझे उसके घर ले जा सकते हो? एक बच्चा तुरंत कहता है, आंटी, मेरे घर के बगल में ही तो वह रहता है, हम आपको वहां तक ले चलेंगे। सीमा फौरन शेखर की ओर देखती है और कहती है, शेखर, प्लीज मुझे यहाँ उतार दो। मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं उस बच्चे को देखे बिना नहीं रह सकती। शेखर उसकी चिंता को समझता है और कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ। जैसे ही कुछ पता चले मुझे फोन करना। सीमा गाड़ी से उतरती है। वह जल्दी से एक ऑटो पकड़ती है और बच्चों को साथ लेकर विवेक के घर की ओर रवाना हो जाती है। जब सीमा विवेक के घर पहुंचती है तो दरवाजे पर उसे एक बुजुर्ग महिला बैठी नजर आती है। जैसे ही उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है, वह हैरानी में पड़ जाती है। वह महिला कोई अजनबी नहीं थी, बल्कि उसे सीमा अच्छी तरह से पहचानती थी। जैसे ही बुजुर्ग महिला सीमा को देखती है, वह जोर जोर से रोने लगती है। कांपती आवाज में वह कहती है, मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह हकलाते हुए पूछती है, क्या वह मेरा बेटा रवि था? महिला सिर झुकाकर सुबकते हुए जवाब देती है, हाँ, वही तुम्हारा बेटा था। सीमा यह सुनकर गहरे शोक में डूब जाती है। वह छाती पीटते हुए कहती है, हे भगवान, मेरा बच्चा, वह 8 साल बाद मुझसे मिला और मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। उसने कैसी जिंदगी जी और मैं उसे इस हालत में देख भी नहीं सकी। कितनी अभागन हूं। मेरा ही बेटा मेरी आंखों के सामने और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। वह बेसुध होकर जमीन पर गिरने लगती है। पड़ोस की महिलाएं यह देखकर हैरान हो जाती हैं। उनमें से एक पूछती है, यह महिला कौन है और इस बच्चे से इसका क्या रिश्ता है? बुजुर्ग महिला, जो सीमा की सास थी, भारी मन से जवाब देती है, यह उसकी माँ है। पड़ोस की महिलाएं यह सुनकर चकित रह जाती हैं। एक दूसरी महिला कहती है, क्या इतनी बड़ी वीआईपी दिखने वाली महिला इस बच्चे की माँ है? और बच्चा इतना मैला कुचैला और भटकने वाला? वे सीमा की दुख भरी कहानी को नहीं जानती थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरे शोक और पश्चाताप को देखकर वे चुप हो जाती हैं। सीमा की यह कहानी 2005 से शुरू होती है, जब वह लखनऊ में रहती थी। वह सिर्फ 17-18 साल की थी जब उसे विवेक नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। विवेक एक हिस्ट्री शीटर था। वह गैंगस्टरों के साथ जुड़ा हुआ था और पेशेवर शूटर के रूप में जाना जाता था। सीमा ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली। शादी के कुछ ही समय बाद सीमा को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। विवेक का अपराधी जीवन न केवल उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, बल्कि उनकी जिंदगी को भी खतरे में डाल रहा था। एक दिन विवेक के दुश्मनों ने उसे मार डाला।
सीमा के जीवन में तूफान तब आया जब उसे अपने बेटे रवि के साथ अकेले रहना पड़ा। विवेक की मौत के बाद सीमा के माता पिता ने उसे अपने घर बुलाया और उसे समझाया कि उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे अपने बेटे रवि को छोड़ना होगा। सीमा अपने माता पिता के इस सुझाव से बहुत आहत हुई। उसने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, मैं कैसे अपने 1.5 साल के बच्चे को छोड़ दूं? वह मेरे बिना कैसे जिएगा? लेकिन उसके माता पिता और दादा दादी ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की। उनका कहना था कि यदि वह रवि को अपने साथ रखेगी तो कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करेगा और उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। सीमा ने काफी सोच विचार के बाद अपने माता पिता की बात मान ली। अपने बेटे रवि को छोड़ने का यह फैसला उसके लिए बेहद दर्दनाक था। वह जानती थी कि यह उसके बेटे के लिए अन्याय है, लेकिन उसकी स्थिति ने उसे विवश कर दिया। वह अपने माता पिता के साथ अपने घर लौट आई। सीमा के माता पिता ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने शेखर से मुलाकात की। शेखर एक सज्जन और मेहनती इंसान था जो दिल्ली में कंप्यूटर की दुकान चलाता था। शेखर से सीमा की शादी तय कर दी गई, लेकिन उसकी पिछली जिंदगी और रवि के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। सीमा और शेखर की शादी हो गई। दोनों दिल्ली में रहने लगे। शेखर और सीमा मिलकर अपनी दुकान चलाते थे, जिसमें उन्होंने 2 और लड़के भी काम पर रखे हुए थे। उनकी इनकम अच्छी थी और उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। लेकिन दूसरी ओर रवि की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। रवि के दादा की मृत्यु के बाद परिवार के लोग उसे अनाथ आश्रम में छोड़ने की बात करने लगे, लेकिन उसकी दादी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, नहीं, यह मेरा विवेक का बच्चा है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। हालांकि रवि की दादी के लिए हालात आसान नहीं थे। उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नियां घर में हमेशा झगड़ा करते रहते थे। यह तनाव रवि के जीवन को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन रवि की बुआ उनके घर आई। बुआ ने दादी से कहा, मां, इस लड़के को लेकर घर में हर समय क्लेश होता है। मैं इसे अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगी, वहां यह सुकून से रह सकेगा। दादी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, ये मेरे पास ही रहेगा। बुआ ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की और कहा, ठीक है, जब तुम इसे मेरे साथ नहीं भेज सकती तो तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम दोनों को अपने साथ रखूंगी। मैं कमाकर तुम्हें और इसे खिलाऊंगी। दिल्ली की संगम विहार की गलियों में रवि अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी बुआ मजदूरी करके परिवार का गुजारा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रवि 10 साल का हो गया। उसने देखा कि आसपास के लड़के पैसे कमाने के लिए सड़क पर सामान बेचते थे या भीख मांगते थे। रवि ने भी पैसे कमाने की ठानी, लेकिन उसकी दादी ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, नहीं, यह काम गंदा है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन रवि की जिद ने उसकी दादी की ममता को हरा दिया और वह नेहरू प्लेस की रेड लाइट पर काम करने निकल पड़ा। रवि वहां गुब्बारे, फूल और पेन बेचने लगा। कभी कभी वह भीख भी मांगता। एक दिन सीमा ने उसे देखा, लेकिन उसे पहचान नहीं पाई। ये वही रवि था जिसे उसने 8 साल पहले छोड़ा था, पर वह अब बहुत बदल चुका था। नाजों से पला वह बच्चा अब एक मैला कुचैला, कठोर परिस्थितियों में पल रहा लड़का बन चुका था। सीमा ने रवि से उसका नाम और घर के बारे में पूछा। उसने बताया, मेरा नाम विवेक है और मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। सीमा को शक तो हुआ, लेकिन वह उसे पहचान नहीं सकी। कुछ दिन बाद जब सीमा संगम विहार गई तो उसने रवि की दादी को देखा। यह वही दादी थीं जिन्होंने कभी रवि को पाला था। दादी को देखते ही सीमा को यकीन हो गया कि रवि उसका बेटा है। दादी ने सीमा को रवि की हालत बताई। उन्होंने बताया, रवि का एक्सीडेंट हो गया है, उसे उसकी बुआ अस्पताल लेकर गई है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। सीमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, मुझे फौरन अस्पताल ले चलो। पड़ोस की महिलाएं उसकी मदद के लिए तैयार हो गईं और वे सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में पहुंचने पर रवि की बुआ ने सीमा को देखा और पहचानते ही गले लगकर रोने लगी। उसने कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, बचने की उम्मीद कम है। सीमा टूट गई। उसने कहा, नहीं, ऐसा मत कहो, वह मेरा बेटा है, मुझे दुआ करनी होगी, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। 4-5 घंटे तक सब इंतजार करते रहे। रवि आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। इस बीच सीमा के पति शेखर बार बार फोन कर रहे थे। आखिरकार सीमा ने फोन उठाया और कहा, शेखर, वह बच्चा बचने की उम्मीद नहीं है, मुझे माफ करना, मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी। शेखर जब सीमा की बात सुनता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। उसका व्यवहार कुछ ठंडा और व्यावहारिक था। उसने कहा, तुम क्यों इतनी इमोशनल हो रही हो? दिल्ली जैसे शहर में हर दिन ऐसा होता है। उसे 10-20 हजार रुपए देकर मदद कर दो और छोड़ो ये सब। उसके अपने घर वाले होंगे, माँ पिता होंगे, वे देख लेंगे। लेकिन सीमा को यह बात कैसे समझाती कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका अपना खून है, उसका बेटा रवि। उसने कहा, शेखर, अभी मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। यह कहकर उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया और अस्पताल में रवि के पास ही रही। डॉक्टरों ने कहा कि रवि की हालत गंभीर है, अगर होश आ गया तो वह ठीक हो सकता है, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले 2 दिन भारी तनाव में बीते। तीसरे दिन सुबह डॉक्टर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे को होश आ गया है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। डॉक्टर की यह बात सुनते ही सबकी आंखें खुशी से छलक उठी। सीमा, जो पिछले 3 दिनों से अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही थी,
दौड़कर रवि के पास पहुंची। रवि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने सीमा को देखा और अपनी कमजोर आवाज में कहा, आंटी, आप यहाँ आई हैं। सीमा का दिल भर आया। उसने कांपते हुए कहा, बेटा, मैं आंटी नहीं, तुम्हारी माँ हूं। उसके बाद दोस्तों, वह बच्चे को सीने से लगाना चाहती थी, उसे प्यार और दुलार से भर देना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, अभी बच्चे से ज्यादा बात मत करो, बच्चा होश में आ चुका है, आप लोग चिंता मत करें। इस घटना के बाद उसने भगवान का शुक्र अदा किया, लेकिन अगले 3 दिनों तक उसने न तो शेखर को कॉल किया और न ही अपना फोन ऑन किया। इस बीच शेखर भी चिंतित था। वह बच्चों के सहारे संगम विहार पहुंचा, जहां उसे सारी सच्चाई पता चली कि बच्चा कौन है और उसकी पत्नी कौन थी। जब शेखर की मुलाकात सीमा से हुई तो वह गुस्से में फट पड़ा। उसने कहा, तुम लोगों ने धोखा दिया, ऐसा करना गलत था, आज से हमारे बीच का रिश्ता खत्म। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर सब सुनती रही। शेखर ने गुस्से में सब कहकर वहां से निकल गया। हालांकि सीमा के मन में एक संतोष था कि बच्चा विवेक अब सुरक्षित था। इसके बाद 1 हफ्ते तक सीमा अस्पताल में रही। डॉक्टर ने उसकी छुट्टी दी और वह विवेक को लेकर संगम विहार वापस आ गई। वहां वह उसकी देखभाल में जुट गई। दूसरी ओर जब उसने शेखर को फोन किया तो उसने नंबर ब्लॉक कर दिया था। शेखर ने अपने परिवार के हर सदस्य को इस बात की जानकारी दी और उनके फोन से भी उसका नंबर ब्लैकलिस्ट करवा दिया। फिर 15 दिन बीत गए। एक दिन शेखर अपनी माँ और बहन के साथ संगम विहार पहुंचा, उस घर में जहां विवेक रहता था। जैसे ही सीमा शेखर उसकी माँ और बहन को देखती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। अपने बेटे को अपनी छाती से लगाए वह लगातार रो रही थी, क्योंकि अब उसे अपने बेटे से जुदा होने का डर नहीं था। सीमा की यह हालत देखकर उसके सास ससुर भी रोने लगते हैं। उसके सास कहते हैं, बेटा रो मत, चलो घर चलो। सीमा कहती है, नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगी, आपको सब पता चल ही गया होगा, अब मैं अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकती। उसके ससुर कहते हैं, कौन कह रहा है छोड़ने के लिए, हम तो माँ बेटे को अलग नहीं करना चाहते, तुम दोनों को लेकर घर चलो और साथ में दादी को भी ले चलो, क्योंकि वे भी बिना पोते के नहीं रह सकती। सीमा फिर से रोने लगती है और इस बार शेखर की तरफ देखती है। शेखर भी उसे देखकर कहता है, चलो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर सीमा शेखर के सीने से लग जाती है। इसके बाद विवेक, सीमा और उसकी दादी को लेकर शेखर अपने घर बदरपुर वापस लौट आता है। अब 2017 की बात है और 7 साल बीत चुके हैं। सीमा प्रेग्नेंट हुई थी और 6 महीने बाद उसका एक बेटा हुआ। कुछ सालों बाद उसे एक बेटी भी हुई। आज उनका पूरा परिवार एक साथ है।